गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है ना हम लोग जानेंगे कैसे वेक्टर को ऐड करेंगे, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर। जानते हैं एडिशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। एडिशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर आप जानते हैं वैसा दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड इक्वल या अनइक्वल हो सकता है। तो अगर दो कोलिनियर वेक्टर को ऐड करना हो तो सिंपली हेड टू टेल मेथड, यानी पहले फर्स्ट वेक्टर को लिखेंगे बाद में सेकेंड वेक्टर को लिखेंगे। हेड टू टेल मेथड जैसे इस तरह से देखिए, मान लेते हैं ए वेक्टर है ओ ए, ये मान लिए ए वेक्टर है और बी वेक्टर हो गया बी सी। अब दोनों को ऐड करना, सबसे पहले ए वेक्टर को लिखेंगे ओ ए, ये हो गया ओ ए, यानी यहाँ पर चलिए इसको ए वेक्टर है ये। और इसके बाद देखिए ओ का ये ओ ए जो है ए वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है। फिर बी सी, बी वेक्टर है जिसका टेल ये हो गया, हेड ये हो गया, यानी हेड टू टेल मेथड से ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस बी सी, और ओ ए प्लस बी सी हो जाएगा ओ सी के बराबर, यानी वेक्टर ओ सी। अब एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे कि किसी बॉडी पर पहली बार फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। फिर दोबारा उस पर फोर्स लग रहा है उसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग 30 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा 20 न्यूटन आई कैप प्लस 30 न्यूटन आई कैप, यानी 50 न्यूटन आई कैप। एडिशन ऑफ एंटी कोलिनियर वेक्टर्स, एंटी कोलिनियर यानी जिसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल या अनइक्वल हो सकता है। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करते हैं कि पहले एक वेक्टर लिखेंगे फिर दूसरे का डायरेक्शन चेंज करके ऐड करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि दो वेक्टर को अगर एंटी कोलिनियर हो, उसको ऐड करना हो तो दोनों में से किसी एक का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, उसके बाद ऐड कर दीजिए। ऐड द टू वेक्टर्स बाई changing the direction of any one vector। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर को मान लेते हैं, चलिए ये इस तरह से, ये हो गया ओ ए वेक्टर को मान लेते हैं ये ओ ए वेक्टर। उसी तरह से अगर बी वेक्टर को लिखेंगे तो ये हो जाएगा, मान लीजिए इस तरह से मान लेते हैं, चूँकि एंटी कोलिनियर है तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, यानी बी सी, ये हो गया बी वेक्टर। यहाँ पर भी चाहें तो ए वेक्टर लिख दे सकते हैं। अब इसका डायरेक्शन चेंज कर देना है, डायरेक्शन चेंज करके लिखेंगे तो अगर इसको डायरेक्शन पलट देंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, यानी इसको लिखेंगे इस तरीके से, यानी बी हो जाएगा इधर सी और ये हो गया माइनस बी वेक्टर। बी वेक्टर ये है और ये हो गया माइनस बी वेक्टर, यानी ये हो जाएगा किसके बराबर, माइनस बी वेक्टर के बराबर। अब देयरफॉर यहाँ से क्या लिखना है, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख देते हैं, ये मान लीजिए ओ ए हो गया। अब इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है, यानी यहाँ से ये मान लीजिए ये हो जाएगा बी सी, बी सी लिख देते हैं। यानी इसको क्या लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे ओ ए वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर, पूरा ओ ए में बी सी माइनस करेंगे, बच जाएगा सी ए वेक्टर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तो मान लेते हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार इज 15 मीटर इन 15 मीटर towards east in
एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इज 15 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट इन फर्स्ट 1 second and its displacement in next 1 second is 8 meter towards west। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 15 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, पहला सेकेंड में ईस्ट की तरफ, फिर प्लस 8 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट। अब यहाँ क्या करना है, किसी एक का डायरेक्शन चेंज करना होगा। तो चलिए इसको रहने देते हैं 15 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, और इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, वेस्ट से ईस्ट कर देंगे, तो प्लस से हो जाएगा -8 मीटर ईस्ट। इसको लिख सकते हैं 7 मीटर ईस्ट, 7 मीटर ईस्ट। तो ये हो गया कहने का मतलब, अगर दो एंटी कोलिनियर हो तो उसको ऐड करने के लिए किसी एक का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अगर हम लोग इसका डायरेक्शन चेंज करते तो हो जाता -15 मीटर वेस्ट प्लस 8 मीटर वेस्ट, यानी -7 मीटर वेस्ट, यानी 7 मीटर ईस्ट। एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अगर वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में तो कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए कुछ लॉ है, बेसिक लॉ है। तो एक लॉ हम लोग जानेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस लॉ के अनुसार क्या है कि ट्रायंगल का अगर एक साइड एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, दूसरा साइड दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, सेम ऑर्डर में, टेल हेड, तो थर्ड साइड जो होगा ना ट्रायंगल का, थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही कहलाता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर एक साइड एक वेक्टर, दूसरा साइड दूसरा वेक्टर सेम ऑर्डर में, तो थर्ड साइड यानी तीसरा साइड जो है अपोजिट ऑर्डर में इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। इफ टू वेक्टर्स आर represented by two sides of a triangle taken in same order, then its third side in opposite order represents their वेक्टर सम। अगर मान लीजिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से, यानी इसको अगर इस तरह से लिखा जाए, ये मान लीजिए अगर ये बी वेक्टर है और ये हो जाए ए वेक्टर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर प्लस
ए वेक्टर। इसका मतलब है कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी इस फिगर से हम लोग को पता चल रहा है कि देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका भी डायरेक्शन और इसका भी डायरेक्शन सेम लिया गया है, बस खाली यहाँ पर बी और यहाँ पर ए है, ए और बी को बदल दिया गया, ए और बी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किया गया है। बी प्लस ये हो गया, जो उसका रिजल्टेंट हुआ उसका डायरेक्शन वही लिया गया है, मैग्नीट्यूड भी उतना ही माना गया है। तो यहाँ से क्या हो गया कि वेक्टर एडिशन यानी दो वेक्टर का एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स follows कम्यूटेटिव लॉ। दैट इज क्या कहेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यानी एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट जानेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम पता है किसको कहते हैं, यानी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया है ना, जिसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है, इक्वल होता है। हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हो, आमने सामने का भुजा पैरेलल। तो किसी पैरेललोग्राम में अगर दो एडजेसेंट साइड, ये ओ ए मान लेते हैं एक साइड हो गया और ये ओ भी दूसरा साइड, ये मान लो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। अब इस पैरेललोग्राम को पूरा कर देते हैं। तो यहाँ से ठीक इसके पैरेलल ओ ए के पैरेलल यहाँ से लाइन खींचेंगे और फिर ओ बी के पैरेलल यहाँ से मिला देते हैं। ये हो गया पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में जो दो एडजेसेंट साइड है, दो अगल बगल का साइड, अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा तो ठीक दोनों के मीटिंग पॉइंट से जो डायगोनल पास करता है, ये हो गया डायगोनल, ये इन दोनों के वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करता है, यानी ए प्लस बी। चलिए इसको आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आर वेक्टर। आर वेक्टर हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तुम जानते हो कि अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। तो अगर ओ बी है बी वेक्टर, इस पॉइंट को सी मान लीजिए, तो ये ए सी भी कितना हो जाएगा, बी वेक्टर। अब ध्यान से देखो, ओ ए सी क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में पहला साइड एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा दूसरे वेक्टर को, सेम ऑर्डर में है, टेल हेड टेल हेड। तो ये तीसरा साइड हो गया थर्ड साइड, अपोजिट ऑर्डर में इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब पैरेललोग्राम लॉ भी एक प्रकार का क्या है, ट्रायंगल लॉ है, बस खाली नाम बदल गया, ठीक है ना, और स्टेटमेंट चेंज हो गया। इस लॉ के अनुसार क्या है, ठीक है ना, इफ़ टू वेक्टर्स are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing through their meeting point represents their vector sum, represents their vector sum। यानी ये हो गया, ठीक है ना। स्टेटमेंट लिखना है तो लिखो, फिर से बोल देते हैं, लिख लो। लिखो, इफ टू वेक्टर्स are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing through their
मीटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट्स देयर वेक्टर सम। फिगर को ड्रॉ कर लोगे। देखो इस फिगर में क्या करते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको आगे तक बढ़ा देते हैं और यहाँ से सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये हो गया डी। मान लो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा, ठीक है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हो गया थीटा। ए को आगे बढ़ा दिए हैं ए डी तक, तो यही का डायरेक्शन कहलाएगा और ये हो गया बी वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल भी हो जाएगा थीटा। वैसे भी अगर ये दोनों पैरेलल है, तुम पढ़े हो, ये पैरेलल है और ये तीसरा साइड है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, संगत कोण बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। यहाँ से जो भी फिगर में लिखें, थोड़ा शॉर्ट में इसको लिख लेते हैं। तो लेट ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए के बराबर हो गया। ओ बी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर, ओ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो बी हो जाएगा। उसी तरह से ए सी जो है ना, ए सी वेक्टर हो जाएगा, ये भी बी वेक्टर और ए सी हो जाएगा बी के इक्वल। एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा अकॉर्डिंग टू लॉ। जो लॉ पढ़े अभी, पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ, तो अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ओ सी को आर मान लिया गया है तो आर वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ पर ओ सी जो है ना, ओ सी अगर लिखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। यानी अगर यहाँ से लिखोगे ओ सी तो ओ सी हो जाएगा आर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करेंगे। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी। देखो ध्यान से, अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल यूज करते हैं, ठीक है ना, ओ सी डी, तो हम लोग ओ सी डी में क्या देख रहे हैं, हम लोग को चलिए ओ ए पता है, ठीक है ना, लेकिन ए डी तो नहीं पता है, सी डी तो नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि, समझ गए ना, ए डी और सी डी पता करेंगे। तो यहाँ से देखो ए डी बाई ए सी, ए डी और ए सी करोगे ना तो बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस होता है, कॉस थीटा, और ए डी लिखेंगे हो जाएगा ए सी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस थीटा। ये वाला ट्रायंगल यूज किया, ध्यान देखना, राइट ट्रायंगल सी ए डी, यानी ये हो गया राइट ट्रायंगल सी ए डी में, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं इन राइट ट्रायंगल सी ए डी। सी ए डी लिखो, ए सी डी लिखो, जो लिखना लिख सकते हो, ठीक है। अब उसी तरीके से मान लो हम लोग निकाल लेंगे सी डी, तो अगर सी डी लिखोगे ना, सी डी बाई ए सी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ से अगर सी डी लिखेंगे ए सी साइन थीटा यानी बी साइन थीटा, तो ये हो गया
बी साइन थीटा और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो पहले राइट ट्रायंगल ओ सी डी, ओ सी डी, ओ सी डी में अगर पाइथागोरस थ्योरम से लिखोगे तो ओ सी हो जाएगा रूट अंडर ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ओ डी देखो पूरा ओ से डी में ओ ए प्लस ए डी हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं रूट अंडर ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ओ सी किसके बराबर, आर के इक्वल ना है, तो ये यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी साइन थीटा का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर देखो ध्यान से, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसमें हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, बी स्क्वायर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है याद है ना, 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ये हो गया। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया ये, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है, आर वेक्टर ए प्लस बी के बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डायरेक्शन के लिए मान लो ये ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा, बी के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर ए के साथ अल्फा हो जाएगा तो बी के साथ कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, तो बी के साथ भी निकल सकता है डायरेक्शन। अब इसमें तुम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हो ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, किसी को यूज कर सकते हो डायरेक्शन पता करने के लिए। हम लोग अपनी सुविधा के लिए टैन यहाँ यूज कर लेते हैं, तो उसी ट्रायंगल में चलेंगे तो लिखेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं लेट रिजल्टेंट आर वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए वेक्टर। अब यहाँ से फिगर से चलोगे इस ट्रायंगल में ओ सी डी में, तो ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई ओ डी। सी डी रहने देते हैं, ओ डी कितना हो जाएगा, तो ओ ए प्लस ए डी हो जाएगा, इन होगा tan अल्फा सी डी हो गया बी साइन थीटा और ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया फॉर्मूला। अगर अल्फा लिखोगे तो ये जाके हो जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया फॉर्मूला। एक क्वेश्चन लिखो, 2 forces 8 Newton and 6 Newton act on a body making right angle with each other. Find
magnitude and direction of resultant force on the body. देखो इसका सॉल्यूशन में जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी है, ठीक है ना, ये मान लो कोई बॉडी है, इस पर दो फोर्स लग रहा है। एक लग रहा है 8 न्यूटन इधर लग रहा, और ये मान लो 6 न्यूटन। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। रिजल्टेंट फोर्स चलिए मान लीजिए ये हो गया आर वेक्टर, चलो फोर्स के लिए आर ही लिख लेते हैं। और ये वाला एंगल तो पता चल ही गया कितना है, ये पूरा एंगल ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ से ए को मान लेते हैं 8 न्यूटन, बी को मान लो 6 न्यूटन, थीटा हो गया 90 डिग्री। तो देयरफॉर यहाँ से क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड सबसे पहले निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, इसको मान लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आर हो जाएगा रूट अंडर वही a² + b² + 2ab cos थीटा। तो थीटा कितना है? 90 है, तो 90 डिग्री लिख दोगे। अब यहाँ से लिखोगे 8² + 6² + 2 × 8 × 6 × cos 90 कितना होता है? 0। यहाँ से लिख सकते हो 64 + 36, बाकी हो जाएगा 0, रूट अंडर हो गया 100। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया 10 न्यूटन। अब अगर डायरेक्शन लिखेंगे, ठीक है ना, डायरेक्शन लिखोगे तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, tan अल्फा b sin थीटा, यानी b sin 90 डिवाइडेड बाई a + b cos 90। ये हो गया b sin 90 डिवाइडेड बाई a + b cos 90। b का वैल्यू है 6, sin 90 1 हो गया, a है 8 + b के जगह पर कितना है? 6 है। और cos 90 का वैल्यू 0, 6/8 3/4 0.75। तो अगर 0.75 किस tan के किस एंगल के लिए अगर पता है तो लिखोगे, और नहीं तो ऐसे करके लिख देना, अल्फ़ा हो जाएगा tan इनवर्स 0.75। ये हो गया डायरेक्शन। या इसको चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो, देखो ध्यान से और करके, tan अल्फ़ा और 75 का मतलब हो जाता है tan 37 डिग्री, तो अल्फ़ा हो जाएगा 37 डिग्री। इस तरह से यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जो है ना, समझ गया ना, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया 10 न्यूटन, और वो इसके साथ 8 न्यूटन के साथ कितना का एंगल बना रहा है? 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, इफ द magnitude of resultant of two equal vectors is equal to the magnitude of
each equal vector, then find the angle between the two vectors. यानी दो वेक्टर दिया हुआ है जो दोनों इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट आया ना, रिजल्टेंट उसका भी मैग्नीट्यूड उसी के बराबर है। यानी तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर और उसके रिजल्टेंट का। पता करना है तुम लोगों को कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है ना, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, दोनों इक्वल वेक्टर। तो मान लेते हैं लेट r इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स। सबका मैग्नीट्यूड सेम है तो सबको x के बराबर मान लिए। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या पढ़े थे, सिंस r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब सब जगह क्या करेंगे, x रखना शुरू कर देंगे, हर जगह x पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए लिख दिए कॉस थीटा, ये सब माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कॉस थीटा, एक कैंसिल एक बचेगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, यानी -1/2। माइनस है मतलब कॉस का वैल्यू जिसे 1/2 होता है 60 होता है ना, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, लेकिन माइनस में चल गया तो 120 हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव में हो जाता, तो ये हो जाएगा कॉस 120 डिग्री। दोनों तरफ से कॉस हटा दोगे तो थीटा हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है ना, तो ये हो गया, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। नंबर 3 लिखो, if the two vectors are in the ratio 3:5 and their magnitude of resultant is 35 न्यूटन। 35 न्यूटन। Then find the magnitude of two vectors। दिया हुआ है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री। देखो दो वेक्टर है, मतलब एक्चुअली वहाँ पर रिजल्टेंट दिया 35 न्यूटन, मतलब समझो दोनों फोर्स है। दो वेक्टर का रेशियो दिया हुआ है 3:5। दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 35 न्यूटन। दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। पता करना है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। दोनों वेक्टर किस रेशियो में, 3:5 में है। तो यहाँ से मान लेते हैं लेट ए रेशियो बी इक्वल टू 3:5, इसको x मान लो, ठीक है।
तो यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 5x। और क्या क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो थीटा हो गया 60 डिग्री और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 35 न्यूटन। इतना दिया हुआ है। फॉर्मूला पढ़े थे ना, सिंस r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो थीटा कितना 60 ना है, तो लिख दिए 60 डिग्री। r कितना हो गया 35 और ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस b है 5x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x। कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 35 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, ये हो ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 49 ना, 49x स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर जो है, ठीक है ना, 49 है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 7 और ये हो जाएगा x। तो यहाँ से लिखेंगे 35 इज इक्वल टू 7x। तो यहाँ से x हो जाएगा 35/7 यानी 5 हो गया। तो देयरफॉर यहाँ से a कितना हो जाएगा 3x है, तो 3 इंटू 5 यानी 50 न्यूटन हो जाएगा। और b कितना हो जाएगा 5x है, तो 5 इंटू 5 25 न्यूटन। तो ये हो गया दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक हो गया 15, दूसरा हो गया 25 न्यूटन। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब भी लेंगे दो ही तभी सब्सट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा। एडिशन के बारे में पढ़े है ना, एडिशन में पढ़े, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ जाने। तो सब्सट्रैक्शन एक्चुअली में क्या है कि मान लो किसी वेक्टर को अगर किसी दूसरे से सब्सट्रैक्ट करना हो, माइनस करना हो, घटाना हो, तो क्या करेंगे, एक पॉजिटिव लेंगे और प्लस दूसरा निगेटिव ले लेंगे। यानी कि सब्सट्रैक्शन एक्चुअली में क्या होता है, एक प्रकार का एडिशन है। क्या है, एडिशन है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वेक्टर का। तो अगर लिखना होगा, सब डिफाइन करना होगा इसको, तो लिखेंगे subtraction of vector b vector from vector a vector is defined as a vector minus b vector equal to a vector plus माइनस b vector। अब देखो इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए पैरेललोग्राम लॉ पढ़े थे ना, तो पैरेललोग्राम लॉ में ये हो गया, इसको थोड़ा और पीछे ले ही जाते हैं, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। ये मान लो पॉइंट O हो गया, ये मान लेते हैं A, ये B मान लेते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। इसको A वेक्टर मान लो, इसको मान लो B वेक्टर। ठीक सीधे स्ट्रेट लाइन बनाए हैं, तो ये मान लेते हैं B डैश। B वेक्टर है तो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस B वेक्टर। अब एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। एक पैरेललोग्राम बन गया। अब यहाँ से जो डायगोनल जाएगा ना, ठीक है ना, डायगोनल, ये भी क्या करेगा, इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस को यहाँ से मान लेते हैं इस बार R वेक्टर इस तरह से, और ये हो जाएगा
ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब देखो ध्यान से, ये एंगल है थीटा, अब ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो? 180 माइनस थीटा, सही है। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि पूरा स्ट्रेट लाइन पर एंगल होता है 180 डिग्री, होता है ना 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा, चूँकि थीटा लिखे हैं तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा, ठीक ना। अब जैसे मान लो एडिशन के लिए हम लोग फॉर्मूला निकाले, तो ये भी तो एक प्रकार का एडिशन ही है। किसका? एक पॉजिटिव और दूसरे निगेटिव वेक्टर का। तो सब्सट्रैक्शन में क्या हो जाता है? एक्चुअली एक प्रकार का एडिशन है, पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव वेक्टर का। यहाँ से ये देखो ध्यान से, ये जो है रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट को मान लेते हैं आर वेक्टर, और हो जाएगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब इसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड तो लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो फॉर्मूला जो था ना वही यूज करेंगे, बस खाली एंगल चेंज कर देंगे, यानी आर इज इक्वल टू जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो कॉस का वैल्यू निगेटिव हो जाता है, माइनस। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हो जाएगा आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस 2ab कॉस थीटा हो गया, ये हो गया। अब अगर डायरेक्शन लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मान लेते हैं ये रिजल्टेंट इसके साथ ए वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? बीटा एंगल। तो यहाँ से मान लो लेट द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल बीटा विथ ए वेक्टर। फिर वही उसी फॉर्मूला से निकाल देंगे, tan बीटा ये हो जाएगा b साइन थीटा होता है, तो साइन कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। जहाँ पर एंगल थीटा था ना, वहाँ पर कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा, यही ना। अब इसको लिखते हैं, तो ये tan बीटा b साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा और नीचे हो जाएगा a, लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा माइनस b कॉस थीटा। ये हो गया। अगर बीटा के टर्म में लिखिएगा तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस b कॉस थीटा। एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सॉल्यूशन देखते हैं ना। तो देखो दिया हुआ क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
और इसका फॉर्मूला पढ़े थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायर रूट के अंदर दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इस तरह से लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। देखो सेम साइन है, प्लस दोनों तरफ है, तो इधर आके माइनस होगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं कैंसिल कर दें। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। अब उसको इधर ले आओगे तो माइनस 2ab कॉस थीटा, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4ab कॉस थीटा। दोनों ऐड हो गया, 2ab 4ab कॉस थीटा, उधर क्या बच जाएगा 0। कॉस थीटा हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 4ab, यानी किसके बराबर, कॉस थीटा 0। और किसका होता है 0 वैल्यू, कॉस 90 का ना, कॉस 90, यानी थीटा हो गया 90 डिग्री। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है।